जब जब हम बात करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में तो हमारे दिमाग में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का जिक्र ज़रूर आता है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी, एनिमेलिया, इन नामों से आप अनजान नहीं हैं। मोनेरा के अंदर आप इस दुनिया के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को पढ़ते हैं, जो आप पढ़ चुके हैं। प्रोटिस्टा के अंदर अगर हम बात करें तो आप इस दुनिया के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हो। आप ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं और यूकैरियोट्स क्या होते हैं। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि 70s का राइबोसोम किसके पास होता है, 80s का राइबोसोम किसके पास होता है। आप इस बात को बहुत अच्छे से जानते हो कि प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूकैरियोट्स के पास है। प्रोकैरियोट्स के पास न्यूक्लियस के नाम पर कुछ नहीं है। प्रोकैरियोट्स के पास सेल ऑर्गेनेल के नाम पर कुछ नहीं है। प्रोकैरियोट्स के पास यूकैरियोट्स की तरह मेम्ब्रेन भी नहीं है। प्रोकैरियोट्स के पास यूकैरियोट्स की तरह सेल वॉल भी नहीं है। ठीक। प्रोकैरियोट्स की अपनी खुद की मेम्ब्रेन है, हाँ है। प्रोकैरियोट्स की अपनी खुद की सेल वॉल है, हाँ है। प्रोकैरियोट्स के पास अपना खुद का राइबोसोम है, हाँ है। इसके अलावा कुछ नहीं है। इस दुनिया के जितने भी बैक्टीरिया हैं उन सबको हमने किंगडम मोनेरा का हिस्सा बना दिया, है ना। बैक्टीरिया इज द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। इस बात को भी आपने एनसीईआरटी में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी जगह पढ़ा है। आज जिस मुद्दे पर आप बात करने जा रहे हैं उस मुद्दे का नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। और प्रोटिस्टा के अंदर आप बात करते हो सारे के सारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की। ठीक है। आपसे बेहतर कम्युनिकेट करने के लिए और आपको आज की कुछ खास बातें बताने के लिए मैंने आपको पहले से ये सब चीज़ें लिखकर दे दी ताकि लिखने का टाइम बच जाए। समझ रहे हो बात को? तो एक एक लाइन पढ़ते हैं और इनको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। पहली लाइन में आपसे कर चुका हूँ बात। पहली लाइन पर मैं आपसे बात कर चुका हूँ कि प्रोटिस्टा जो होते हैं वो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, समझ गए आप? प्रोटिस्टा जो हैं वो ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ में ऑटो का मतलब होता है ऑटोमेटिक और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। जो अपना न्यूट्रिशन खुद से तैयार करेगा, अपने लेवल पर तैयार करेगा, वो ऑटोट्रॉफिक है। ऑटोमेटिक हम उसी चीज़ को बोलते हैं जो अपने आप से चलती है हमारे एक इशारे पर। ठीक है ना। तो ऑटोमेटिक होती हैं कई सारी चीज़ें। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट, ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। ठीक। तो जो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त करे वो हेट्रोट्रॉफिक कहलाएगा। ऑटोट्रॉफिक आपने पढ़ा होगा कभी इत्तेफाक से कि ऑटोट्रॉफिक में एक होते हैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ और एक होते हैं कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ वो हैं जो लाइट की मदद लेकर अपना फूड खुद से प्रिपेयर करेंगे। कीमोसिंथेटिक वो हैं जो केमिकल्स का इस्तेमाल करके अपना फूड खुद से बनाएंगे। अपना भोजन जो रसायनों की मदद से तैयार करे वो कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। जो प्रकाश संश्लेषण के बाद अपना भोजन तैयार करे वो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। इतनी बातें मेरे ख्याल से अब तक आपको समझ में आ गई हैं और पता भी होंगी। इसमें कोई नया तो नहीं बता दिया मैंने। इसके अलावा जो किंगडम प्रोटिस्ट है, इट फॉर्म्स ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट्स। इसी बात को एनसीईआरटी ने लिखकर बोला है कि बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्ट आर नॉट वेल डिफाइंड, है ना। प्रोटिस्ट की सीमाएं निर्धारित नहीं है क्योंकि प्रोटिस्ट एक तरफ अपने आप को यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट जैसा दिखा रहा है यूनिसेलुलर रहते हुए, और एक तरफ वो अपने आप को यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह दिखा रहा है यूकैरियोटिक होते हुए, है ना। तो इसीलिए कहा गया कि इसकी बाउंड्रीज, इसकी सीमाएं, इसकी जो लिमिटेशन है वो लिमिटेड नहीं है ना। कोई दायरा नहीं है इसके द्वारा फीचर्स को रिप्रेजेंट करने का। ठीक है। दायरा उस चीज का होता है जो लिमिटेड लिमिटेड सोचता है और लिमिटेड करता है। जो अनलिमिटेड सोचते हैं उनका कोई दायरा नहीं होता। जैसे अपनी सोच का कोई दायरा नहीं है। बैठे बैठे हम सपनों में खो जाते हैं,
बैठे बैठे हम पता नहीं कहाँ निकल जाते हैं, है ना। एक गाना सुन लेने के बाद हमारे दिमाग पता नहीं कौन कौन सी दिशाओं में चलने लगता है ना। समझ रहे हो बात को। हम अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं समझते, है ना। हम अपने आप को किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं समझते। 4 लाइक्स क्या जाते हैं हमारे ऊट पटांग फोटो पे। ऊट पटांग से मतलब जो आपने शादी में खिंचवाए हैं अलग अलग पोज देकर, ठीक है। तो वो फोटो देकर जो है आपने डीपी लगा दी, एक दो नाइस आ गए, नाइस। और कौन सा नाइस? NISE, नाइस, ठीक है। तो ये नाइस लिख के आ गया तो जो है आपको अंदर से बहुत खुशी महसूस होने लगी, है ना। सामने वाले ने आपके फोटो को लाइक किया है, आपको नहीं। जख्मों पे नमक छिड़क दिया मैंने, ठीक है, समझ गए, है ना। तो फोटो को लाइक किया है, उस लोकेशन को लाइक किया है, आपको नहीं। आपको करना होता तो वो वहां लाइक नहीं करता, सामने आके खुद बोलता, ठीक है। लेकिन अभी वक्त है सिर्फ पढ़ने का। अलग अलग पड़ावों पर हर चीज अच्छी लगती है ना। ठीक। मैं मना नहीं कर रहा, सिर्फ बोल रहा हूं कि हर अलग अलग पड़ावों पर अलग अलग चीजें अच्छी लगती हैं, है ना। हर चीज की एक उम्र है, ठीक। अभी जो उम्र है से केवल कैरियर बनाने की है ना। तो किसी ने आपसे बोला कि प्रोटिस्टा जो है उसकी बाउंड्रीज लिमिटेड नहीं है, वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। तो ऑप्शन ए मोनेरा, ऑप्शन बी प्रोटिस्टा। उछल के मोनेरा लगा सकते हैं कई लोग, क्योंकि मोनेरा में आपने पढ़ा है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, और वेल डिफाइंड वर्ड से बस बच्चा न्यूक्लियस याद रखता है। तो इस धोखे से आप बचा पाओगे अपने आप को। वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं है प्रोटिस्टा की, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है मोनेरा के पास। आ गया। हिंदी में बोलूं इस बात को, या समझ गई आप मेरी बातें? ओके। जहां ऐसा लगे कि ये वर्ड मुझे समझ में नहीं आया अंग्रेजी में, आप एक बार कह देना, बस मैं आपको हिंदी में बता दूंगा, ठीक। समझ गए। आप भी कह सकते हो, हाँ। तो लिंक का मतलब होता है संयोजन, किसी चीज को जोड़ने वाला। जैसे लिंक भेजते थे आपको स्कूल के टीचर्स, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके एकदम से अपन को अलग जगह महसूस करते थे, ठीक है। उसमें कई बार आवाजें भी सुनाई देती थी, किसी के घर में क्या चल रहा है पता चल जाए, क्योंकि जब हम गूगल मीट पर नए नए थे तो लोग अपना पता नहीं चलता था माइक कहाँ है, अपनी आवाज़ कब जाना है, कब म्यूट करना है, कब अनम्यूट करना है, पता नहीं चलता था, है ना। माइक पे ऐसा ऐसा निशान आ गया तो म्यूट का निशान है या आवाज़ जाने का निशान है, पता नहीं चलता था। इतने पढ़े लिखे होते तो क्या बात थी, ठीक है। और इतनी अंग्रेजी पल्ले पड़ जाती तो अपन सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते अभी तक, ठीक है। तो अपन ऐप डिज़ाइन कर देते अभी तक, है ना। अपन ऐप डाउनलोड कर देते हैं, वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो जो है उसमें क्या होता था कि उसमें हर कुछ आवाज़ सुनाई देती थी सुबह, ठीक है। एकदम से अब गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल सुनाई देगी किसी के उधर से, ठीक है। फिर दूसरी तरफ और लिया आओ, टीन टप्पल लिया आओ, रद्दी पेपर लिया आओ, पुराना सामान लिया आओ ये वाली आवाज़ सुनाई देगी, ठीक है। तो अलग अलग आवाज़ सुनाई देती, है ना। मम्मी पापा को जो है हर कुछ बोल रही है वो भी सुनाई देता था कई बार किसी घर में से। तो गूगल मीट एक मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन था, मैडम टीचर्स भी इंजॉय कर लेते थे, ठीक है ना। और हम सुनते कहाँ थे, हम तो अटेंडेंस लगाने जाते थे, ठीक है, क्योंकि मैडम स्क्रीनशॉट देती थी और उस अटेंडेंस को ही रजिस्टर में एंटर करती थी। फुल टाइम पास था गूगल मीट, ठीक है। तो ये था ऑनलाइन सिस्टम, है ना। तो तो लिंक के जरिए आप जुड़ जाते थे, ये मेरा कहना चाहा है। लिंक आपको किसी के साथ जोड़ देता था। उसी तरह जब एक ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के रूपों को, फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हम कहते हैं कि वो कनेक्टिंग लिंक बन रहा है दो लोगों के बीच में। तो कनेक्टिंग लिंक या संयोजी कड़ी बेसन की कड़ी से अलग होती है, ठीक। संयोजी कड़ी पकोड़े वाली कड़ी से अलग होती है। संयोजी कड़ी का मतलब होता है कि जब आप दो लोगों को आपस में जोड़ते हो, जब एक सिंगल ऑर्गेनिज्म दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म के फीचर्स को दिखाता है, तो आप उसे संयोजी कड़ी कहते हो, कनेक्टिंग लिंक कहते हो। क्लियर हो गई बात? ठीक। तो आज बनी है क्या घर में इतनी खुशी? मैं सोचा याद आ गई, मन में चल रहा होगा कब जाऊंगी कब खाऊंगी, है ना।
है ना? ठीक। तो समझ में आ गई आपको मेरी बात? तो आपसे किसी ने पूछ लिया कि कनेक्टिव लिंक क्या होता है, तो मेरे ख्याल से आप बता पाओगे, है ना? अच्छा, क्यों कहा मैंने प्रोटिस्टा को कनेक्टिंग लिंक? क्योंकि ये यूनिसेलुलर रहते हुए प्रोकैरियोट्स, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टर भी रिप्रेजेंट कर रहा है, और यूकैरियोट रहते हुए ये कहीं ना कहीं अपने आप को मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म की तरह रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक की ओर इशारा दे रहा है, और यूकैरियोट मल्टी सेलुलर यूकैरियोट की ओर इशारा दे रहा है, प्लांट, एनिमल, फंजाई की ओर इशारा दे रहा है ना? तो दोनों के ही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैरेक्टर ये साथ में रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट एंड मल्टीसेलुलर यूकैरियोट कह दिया गया। तो अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि वाई प्रोटिस्टा इज कंसीडर्ड, या फिर आपसे पूछ लिया कि द बाउंड्रीज ऑफ प्रोटिस्ट आर नॉट वेल डिफाइंड, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन में बोलोगे इट रिप्रेजेंट्स, इट फॉर्म्स ए लिंक बिटवीन प्रोकैरियोट्स and eukaryotes. That's why it is said that boundaries are not well defined in protist. याद रहेगा इतना? ठीक। It can live as photosynthetic organism और predator और parasite. ये photosynthesis कर सकता है, अपना भोजन खुद से बना सकता है, ये दूसरे ऑर्गेनिज्म का भक्षण कर सकता है, फैगोसाइटोसिस कर सकता है, सेल की ईटिंग कर सकता है। फैगोसाइटोसिस मतलब किसी कोशिका के द्वारा, किसी सेल के द्वारा दूसरे किसी सेल को या दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म को या दूसरे किसी फॉरेन बॉडी को इंजेस्ट कर लेना, खा लेना, भक्षण कर लेना। तो कोशिका भक्षण को इंग्लिश में फैगोसाइटोसिस बोलते हैं। ठीक है, जिसमें एक सेल बाहर पड़े हुए फॉरेन पार्टिकल को खाकर खत्म कर देता है, नष्ट कर देता है, एंड कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो डाइजेशन करना किसी सेल के द्वारा बाहरी सेल का इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। फैगो मतलब ईटिंग, साइटो मतलब सेल। ठीक है, प्राइमरीली एक्योटिक होता है, प्राथमिक रूप से जलीय होता है, पानी में पाया जाता है, मैरीन हो सकता है, फ्रेश वाटर में हो सकता है। ठीक है, और ब्रैकिश वाटर में भी इसकी मौजूदगी हमें दर्ज होती हुई दिख सकती है। ब्रैकिश वाटर क्या होता है? जहां नदी का पानी समुद्र के पानी से मिलता है, उस जगह के पानी को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। उस जगह के पानी को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। जहां नदी समुद्र से मिलने जाती है, उस जगह को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ठीक है, उस जगह के पानी को ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। ठीक। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, क्यों? क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है, न्यूक्लियस भी है, केंद्रक भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, और उस न्यूक्लियस के अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल भी है ना? सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट हैं, फिर चाहे वो प्लास्टिड हो, फिर चाहे वो गोल्गी अपरेटस हो, फिर चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, फिर चाहे वो एटीएस का राइबोसोम हो, फिर चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो। हर वो चीज जो यूकैरियोटिक सेल के पास होती है, वो सारी आपको प्रोटिस्ट के अंदर मिलेगी, क्योंकि प्रोटिस्ट खुद एक यूकैरियोटिक सेल है। आई बात समझ में? इसके अलावा अगर आपको कोई प्रोटिस्ट फ्लोट करता हुआ दिखेगा माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस पर, तो आप उसे फाइटोप्लैंक्टन का दर्जा दे दोगे। अक्सर हमें बायो में, जूलॉजी में, बॉटनी में एक वर्ड सुनाई देता है, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। जू शब्द से एनिमल्स याद आते हैं, फाइटो शब्द से प्लांट्स याद आते हैं। फाइटो मतलब प्लांट, जू मतलब एनिमल्स। प्लैंक्टन्स वर्ड से आप याद रखेंगे फ्री फ्लोटिंग, माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑन द वाटर सरफेस, ठीक है, आर कॉल्ड प्लैंक्टन्स। माइक्रोस्कोपिक, यूनिसेलुलर, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द वाटर आर कॉल्ड प्लैंक्टन्स। ये फ्री फ्लोटिंग वर्ड याद रखना, फ्री फ्लोटिंग, माइक्रोस्कोपिक,
unicellular organism present in the water are called planktons. अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि जब आप एक प्राइमरी प्रोड्यूसर की बात करते हो एक्योटिक इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम हम सब जानते हैं क्या होता है ना? एक ऐसी जगह जो आपको हैबिटाट प्रोवाइड करे, एक ऐसी जगह जो आपको रहने की जगह के साथ साथ भोजन भी प्राप्त कराए, एक ऐसी जगह जो आपको वो हर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराए जो आपके जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, वो आपका इकोसिस्टम है, वो आपका इकोसिस्टम है। ठीक है ना? इकोसिस्टम समझ में आ गया? वो आपका इकोसिस्टम है। क्लियर? तो इकोसिस्टम कई सारे प्रकार के होते हैं। एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता है, एक एक्योटिक इकोसिस्टम होता है। एक्योटिक इकोसिस्टम में, जलीय वातावरण में जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, प्राथमिक रूप पर उत्पादक होते हैं। उत्पादक मतलब जो किसी चीज को बनाते हों प्राइमरी लेवल पर। सबसे पहले लाइट का इस्तेमाल करके फिशेस के लिए, स्मॉल फिशेस के लिए भोजन बनाने वाले फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। तो एक्योटिक इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन कहलाएंगे? फाइटोप्लैंक्टन्स कहलाएंगे, है ना? और प्राइमरी कंज्यूमर उन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने वाले जूप्लैंक्टन्स कहलाएंगे। तो जूप्लैंक्टन्स आर दी माइक्रोस्कोपिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन फाइटोप्लैंक्टन्स। तो फाइटोप्लैंक्टन्स खाए गए हैं जूप्लैंक्टन्स के द्वारा, जूप्लैंक्टन्स खाए गए हैं स्मॉल फिशेस के द्वारा, स्मॉल फिशेस खाई गई हैं बड़ी मछली के द्वारा, और बड़ी मछली खाई गई है और बड़ी मछली के द्वारा, और बड़ी मछली खाई गई है और विशालकाय मछली के द्वारा, और उस विशालकाय मछली को खाया गया है किसी बर्ड के द्वारा या किसी हायर एनिमल के द्वारा। ठीक है, बात समझ गए? तो इस तरीके से प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर और टॉप कार्निवोर की हम बातें यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से लेवल्स होते हैं, है ना? प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इतने ही उपभोक्ता होते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया इत्तेफाक से कि डायटम्स क्या होते हैं, तो आप कह देना डायटम्स फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट होते हैं। आपसे किसी ने पूछ लिया डायनोफ्लैजिलेट किसका एग्जाम्पल है, आप कह देना फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल है। आपसे किसी ने पूछ लिया यूग्लिनॉइड किसका एग्जाम्पल है, आप बोल देना फ्लोटिंग फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का एग्जाम्पल है। ठीक है ना? कौन? हिट्रो का भी है यूग्लिनॉइड, क्योंकि यूग्लिनॉइड एकमात्र ऐसा ऑर्गेनिज्म है प्रोटिस्ट के अंदर जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रिप्रेजेंट करता है, हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी रिप्रेजेंट करता है। यूग्लिना एक ऐसा प्राणी है जो फेवरेबल कंडीशन में सनलाइट की अवेलेबिलिटी पर अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर लेता है, और सनलाइट की एब्सेंस में जब वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाता तो दूसरे से अपना भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, उसे इसीलिए हम जो है कह सकते हैं कि वो ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिप्रेजेंट करता है। तो एग्जाम में सवाल आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ड्यूअल मोड ऑफ न्यूट्रिशन, निम्न में से कौन पोषण के दो तरीके अपनाता है? यूग्लिना। यूग्लिना का युग पकड़ लो, यूग्लिना का युग पकड़ लो। ये युग कौन सा युग है? कलयुग है ना? घोर कलयुग है। तो ये जो कलयुग का दौर है, कलयुग का जो युग है, इसमें व्यक्ति के पास दो ऑप्शन है, या तो अपना खुद का खा लो, या अपने पास व्यवस्था नहीं है तो दूसरे का खा लो। ठीक है, या तो खुद तरक्की कर लो जिंदगी में, या तरक्की नहीं कर पा रहे तो दूसरे को तरक्की करने से रोक लो। ये कलयुग, समझ? दिस इज कलयुग। ठीक है, समझ गए? जैसे अपने घर में वो रिश्तेदार जो बायो तो लिए थे कभी, लेकिन उन्होंने अपनी लापरवाही की वजह से और अपने आलसीपन की वजह से, अपने अंदर वो बात ना होने की वजह से नीट नहीं निकाला, तो वो खुद नहीं निकाल पाए। अब आपको वो ज्ञान दे रहे हैं, भाई बहुत मुश्किल होता है, भाई 5 साल लग जाते हैं, बहन 10 साल लग जाते हैं, बहन कोटा जाना पड़ता है, बहन 10 लाख रुपए खर्च होते हैं, 10 लाख। ठीक है ना? हमने तो नहीं करा था भैया, समझ गए? तो ऐसे रिश्तेदार आपको घर में मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे रिश्तेदारों से दूर रहें 1 साल के लिए, है ना? 6-7 महीने शादी ब्याह समारोह पार्टी, घर का उद्घाटन, बर्थडे, है ना, भंडारा, माता पूजन,
इन सब से दूर रहें, क्योंकि आप उसमें इन्वॉल्व होगे तो आपका दिमाग और चलेगा, क्योंकि जाओगे तो तैयार होके, जब हम तैयार होके जाते हैं तो अक्सर हम अपने आप को सेलिब्रिटी फील कराते हैं, और एक दो लोगों ने कह दिया कि अरे वाह यार आज तो तुम गजब कर रहे हो यार, तो जो है हम अपने को और ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं, सुपीरियर समझने लगते हैं, और फिर हम अपने आप को आके आईने में कई देर तक देखते हैं, ठीक है, आईने में अपने आप को निहारते हैं और मुस्कुराते भी हैं, इतने भी खूबसूरत नहीं हो तुम, ठीक है, ऐसे अपने आप को हम बोलते हैं। तो कहने का जो मेरा मतलब है आपसे वो ये है कि जो है जितन आप उस चीज़ में एक्टिव ही नहीं रहोगे तो वो चीज़ आप पर हावी नहीं होगी, क्योंकि जैसा दिमाग में हम सोचते हैं ना वैसे ही हम बन जाते हैं। ये बात आप जो है अच्छे से अपने दिमाग में उतार दो। जैसा आप दिमाग में सोचते हो, आपके दिमाग में 24 घंटे अगर एनसीईआरटी चल रही है, 24 घंटे आपके दिमाग में कैलकुलेशन चल रहा है कि आज मुझे फिजिक्स के इतने क्वेश्चन करना है, अरे यार आज मैं कर नहीं पाया, चलो केमिस्ट्री कर देता हूँ, है ना, या मुझे आज बायो के क्वेश्चंस करना है, मैं कर नहीं पाया, तो ये टास्क आपके दिमाग में अगर 24 घंटे चल रहे हैं तो वही फिर आपके 8-10 महीने चलता रहेगा। लेकिन आप अपना अगर दिमाग डिस्ट्रैक्ट करोगे, कहीं और लगाओगे, तो फिर आपका दिमाग दूसरी दिशाओं में भी चलेगा। जैसे आपके घर में घर वालों कहीं जाना था तो उन्होंने कहा बेटा चलोगे, आपने कहा मैं तो हमेशा तैयार हूँ, तो आप चले गए, तो आपका दिमाग फिर वहाँ चलने लगेगा, उन लोगों की 4 बातों पे चलने लगेगा, है ना, ऐसा। किसी रिश्तेदार के लड़के ने जो आपका हम उम्र है उसने कोई नया ऐप डाउनलोड करा था, ठीक है, तो उसने आपको दे दिया वो ऐप, फिर आप उस ऐप में आके लग गए, कोई गेम खेलने लगे, आप आपको पसंद आ गया वहाँ गेम खेलना, है ना, वो आप गेम खेलने लगे बैठ के, तो कहीं ना कहीं वो एक दिन में जो 2 घंटे आपने कहीं जाके अपने बर्बाद किए थे, वो 2 घंटे की बर्बादी का मंजर 3-4 दिन तक नजर आएगा। आई बात समझ में? ऐसा है ना, क्योंकि ये जो उम्र है, ये जो पड़ाव है, इसमें बहुत ही जल्दी दिमाग दूसरी दिशाओं में चला जाता है। तो अगर वो दिशा अभी तक नहीं मिली है तो आप अपनी दिशाएं केवल एनसीईआरटी से सीमित रहें, और अगर आपको दिशाएं मिल गई हैं तो फिर आप दोनों चीज़ को बैलेंस करें, दिशा को भी और एनसीईआरटी को भी, ठीक है, क्योंकि एक बार दिशा मिल जाने पर वापस ट्रैक पर आना आसान नहीं होता, है ना, अपने कदम एक बार आपने बढ़ा दिए अगर दूसरी दिशा में, तो वापस पीछे मुड़ के देखना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भुलाना इतना आसान नहीं होता है। एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को आपने क्या सोचा, ठीक, तो हेट्रोट्रॉफिक जो है ना, जू प्लैंक्टन समझ में आ गया, तो जू प्लैंक्टन से जू याद आएगा, जू से क्या चिड़ियाघर याद आएगा, एनिमल्स याद, चिड़ियाघर में एनिमल्स ही देखते हैं ना, है ना, तो एनिमल्स, ठीक है। इसके बाद स्कूल के टीचर्स का एक डायलॉग होता है, चिड़ियाघर बना के रखा है क्लास को, है ना, मच्छी बाजार, चिड़ियाघर, ठीक है, तो जू मतलब एनिमल्स, तो एनिमल्स जो फीड करेंगे फाइटोप्लैंक्टन्स को वो जू प्लैंक्टन्स हैं, और जू प्लैंक्टन्स का एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड। तो फाइटोप्लैंक्टन समझ में आएगा, डायटम फाइटोप्लैंक्टन है, डायनोफ्लैजिलेट फाइटोप्लैंक्टन है, यूग्लोनोट फाइटोप्लैंक्टन है, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है जो वाटर के लेवल पर आपको मिल जाते हैं और ये फोटोसिंथेसिस करते हुए पाए जाते हैं, ठीक है ना, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं जो फूड का प्रोडक्शन करते हैं प्राइमरी कंज्यूमर के लिए। उम्मीद है प्रोटिस्टा के अंदर जो बेसिक चीज़ थी आपको एनसीईआरटी के फर्स्ट पैराग्राफ में बताने वाली, वो सारी मैंने बातें आपको बता दी हैं।